नतीजों के बाद अब 5 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर भाजपा का मंथन। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक। मिजोरम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एमएनएफ को झटका देते हुए जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने हासिल किया स्पष्ट बहुमत, मिली 27 सीटें। जोरामथांगमा ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बावजूद दोनों सदनों में हुआ विधायी कार्य। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 सहित कई रिपोर्ट भी सदन में पेश। राज्यसभा से पारित हुआ डाकघर विधेयक 2023। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह का भव्य आयोजन। मैरीन कमांडो, युद्धपोत और विमानों का अद्भुत प्रदर्शन। प्रधानमंत्री ने की घोषणा, भारतीय परंपरा के अनुरूप नौसेना में रैंक का होगा नामकरण। राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी की विशाल प्रतिमा का प्रधानमंत्री ने किया अनावरण। कहा, भारतीय इतिहास गुलामी का नहीं बल्कि शौर्य और विजय, ज्ञान और विज्ञान का इतिहास। कहा, विकसित भारत पुरानी सोच पीछे छोड़ बढ़ रहा है आगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान मिग्जॉम। चेन्नई में लगातार बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति। सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। और बीजेपी की जीत से बाजार ने भरी उड़ान। अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा निफ्टी। सेंसेक्स निफ्टी पहली बार 20,700 के पार, वहीं सेंसेक्स 68,865 अंक पर बंद। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 4 राज्यों के रविवार को आए चुनाव नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश की राजनीति के सबसे ताकतवर धुरी बने हुए हैं। नतीजों में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 1.5 दशक की सत्ता विरोधी लहर को दरकिनार करते हुए सबसे बड़ी जीत हासिल की है। वहीं राजस्थान में हर 5 साल में राज बदलने का रिवाज भी कायम रखने में ये कामयाब रही है। वहीं बीजेपी ने तमाम अनुमानों को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ में भी शानदार वापसी की है। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के प्रति लोगों ने पूरा भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और जनता ने दिल खोलकर समर्थन दे दिया। तेलंगाना में भी भाजपा को वोट फीसद में 2 गुना और सीटों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तर भारत के हिंदी पट्टी में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है और दक्षिण में पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। इन चुनावों में एक खास बात थी, तीनों राज्यों में सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भाजपा ने वोट मांगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी और कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो देश की जनता भी आप पर भरोसा करेगी। मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। दूसरी तरफ चुनावों में कांग्रेस की ओर से बड़ी बड़ी रेवड़ियों की भी घोषणा हुई। ओबीसी कार्ड और जाति जनगणना जैसे दांव भी चले, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने लगा है। गठबंधन के कई घटक दलों ने अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है,
साथ ही ये जताने और बताने की भी कोशिश की है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की गोवा एवं गुजरात की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में खाता खुलने की मंशा पूरी नहीं हुई। अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। तीनों राज्यों में से किसी भी राज्य में पार्टी 1% का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। खास बात यह है कि तीनों राज्यों में उसका मत प्रतिशत नोटा से भी कम रहा। भाजपा ने आदिवासी, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं में अपना प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ाया है। उन्हें आर्थिक रूप से तरक्की के अवसर ही नहीं दिए बल्कि सत्ता में भागीदारी के रास्ते भी खोले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। उन्होंने कहा कि नारी, युवा, किसान और गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नतीजों के बाद घोषणा कर दी है कि देश की जनता ने उन्हें हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में विधानसभा चुनाव में जोराम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 27 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट 10 सीटें जीत गई है, जबकि 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजों में जोराम पीपुल्स मूवमेंट को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मिजोरम विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जोराम पीपुल्स मूवमेंट और लालदुहोमा को बधाई। मैं मिजोरम की प्रगति को आगे बढ़ाने में हर संभव समर्थन का आश्वासन देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बीजेपी का मिजोरम में समर्थन किया। हमारी पार्टी ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा काम करेगी कि मिजोरम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं, जो राज्य के लोगों तक पहुंचे और सुशासन के हमारे एजेंडे पर प्रकाश डाला। मैं हमारी पार्टी के डॉक्टर के बेचुआ और के वामो को भी विधायक चुने जाने पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। उनकी आगे की विधायी यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत से उत्साहित पार्टी के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। कुछ विपक्षी सदस्यों की तरफ से हो रहे हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित भी हुई, लेकिन इसके बाद दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कामकाज भी हुए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ विपक्षी सांसद तख्तियां लहराने लगे, जिस पर स्पीकर ने सख्त आपत्ति जताई। शोर शराबे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इसके बाद सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चल सकी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक के पारित होने से देश को पहली सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मिलेगी। इसी साल अक्टूबर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना में 889 करोड़ की लागत से समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला किया गया था। इसके अलावा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा ने भी चर्चा के बाद पारित कर दिया। राज्यसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधेयक का मकसद न्याय व्यवस्था को आम नागरिक के लिए अधिक सुलभ बनाना और कोर्ट परिसरों में दलाली रोककर कानूनी प्रणाली में सुधार लाना है। टाउट वाला जो सब्जेक्ट है ये कमेटी को भी ठीक लगा, हमारे डिपार्टमेंट को भी ठीक लगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी ठीक लगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी लगा, क्योंकि वकील की ड्रेस में बहुत से लोग ऐसे आते हैं वो वकील नहीं है, उनकी डिग्रियां भी फर्जी है और वो आकर के किसी को ठगते हैं, तो उसका प्रावधान क्या हो। तो ये ऑलरेडी 1879 में प्रावधान था, इसको उठा करके हम 1961 में लाए। छोटा सा अमेंडमेंट था, 45A हमने इंसर्ट किया और इसका उद्देश्य बिल्कुल पवित्र है कि जो कॉलोनियल लॉ है वो हम जिनकी यूटिलिटी नहीं है वो हम समाप्त करेंगे। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन पोस्ट ऑफिस बिल को चर्चा और पारित करने के लिए लाया गया।
इसके लागू होने से डाकघर अधिनियम 1898 रद्द हो जाएगा, जो वर्तमान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। पुराना अधिनियम मुख्य रूप से मेल सेवाओं पर केंद्रित था, जबकि नए अधिनियम में मेल के अलावा कई तरह की नागरिक केंद्रित सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें डाकघर के विकास और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इस बिल के माध्यम से पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल की शक्तियों में इजाफा किया गया है। पोस्ट ऑफिसेस को प्राइवेटाइज करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और कोई सरकार की मंशा नहीं। पासपोर्ट सेवा केंद्र के कारण उनको आज जितनी सुविधाएं मिली है पासपोर्ट बनाने में, ये एक ऐसी सर्विस है जो सर्विस और बढ़ेगी और इस बिल के आने से इसको एक लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा। इससे पहले राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चला। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर निलंबन की कार्यवाही को सभापति ने उचित माना और बाद में राघव चड्ढा को नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं करने की चेतावनी देते हुए सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राघव चड्ढा के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सभी सदस्यों को पढ़नी चाहिए। It was a day on which he was held guilty on both the counts by a very detailed report. The suspension had not come to an end. The sentence was limited to this day. So here was a case where a member of this house suffered being held guilty and punished. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 से संबंधित गृह मंत्रालय की स्थायी कमेटी की रिपोर्ट को दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया। ये तीनों विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। ऋषि कुमार, शैलेंद्र मिश्रा और विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडी गठबंधन में पहले से जारी मतभेद विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी दरार के रूप में नजर आने लगे हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक में जाने से मना कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने बैठक की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने पहले से तय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। रविवार को उत्तर भारत के हिंदी पट्टी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण के तेलुगु राज्य तेलंगाना के चुनाव नतीजे आए हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट देखे गए जिसमें लोगों के बीच उत्तर दक्षिण भारत में हार जीत के बारे में बहस करते देखा गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर नॉर्थ साउथ राज्य में जीत हार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा जाने लगा है कि दक्षिण से बीजेपी साफ हो गई और उत्तर में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। हालांकि आंकड़े इसके उलट हैं। दरअसल कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा, साउथ नॉर्थ बाउंड्री लाइन गहरी और स्पष्ट होती जा रही है। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। बीजेपी नेता CR केशवन ने उसी ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और कांग्रेस पर देश को जाति के आधार पर विभाजित करने की कोशिश का आरोप लगाया। इसे कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग से भी जोड़ा गया। केशवन ने कहा, भारत को जाति के आधार पर विभाजित करने और सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने के वंशवादी कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को हमारे लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब उनकी विशैली योजना भारत पर नॉर्थ साउथ विभाजन करके आक्रमण करने की है। 2024 में कांग्रेस इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दी जाएगी। तेलंगाना में ज़रूर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है। तेलंगाना में भाजपा ने अपने वोट प्रतिशत को दोगुना कर लिया है। बीजेपी को राज्य की 119 सदस्यों वाली विधानसभा में कुल 8 सीटें मिली हैं। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले चुनावों में मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी। विधानसभा चुनाव के वोट शेयर में जिस तरीके से भगवा पार्टी ने बढ़ोतरी की है, उससे यही संकेत मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इस बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देख रहे हैं। पार्टी दक्षिण में भी अपनी जमीन तैयार कर रही है। बीजेपी ने तेलंगाना में कुल 8 सीटें जीती हैं। इसमें से उसने 6 सीटों पर BRS को हराया और 2 सीटों पर कांग्रेस को पटकनी दी।
तेलंगाना के भाजपा नेता केवीआर ने मुख्यमंत्री केसीआर और पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी को हराया। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले टाइगर राजा सिंह हैदराबाद शहर के गौश महल से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा को 2023 के चुनाव में 13.90% वोट मिले। 2018 के चुनाव में भाजपा को 6.98% वोट मिले थे। बीजेपी के इस प्रदर्शन को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी अच्छा माना जा रहा है। पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 8.52% वोट मिले थे। पार्टी ने 3 सीटें भी जीती थीं। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 19.65% हो गया था और पार्टी को 4 सीटें मिली थीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव में भाजपा लोकसभा की कुल 17 सीटों में अपनी संख्या और बढ़ाने जा रही है। 3 चुनावी राज्यों में शानदार जीत और दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी के नेता आश्वस्त हैं। इसी मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर के लक्ष्मण से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। तेलंगाना में जीत भले ही बीजेपी को हासिल न हुई हो, लेकिन एक प्रगति दिखती है पिछले चुनाव के मुकाबले। किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी तेलंगाना में अपने प्रदर्शन को? तेलंगाना में आज 20% वोट हम हासिल किए और 8 हमारे विधायक जीत के आए। जो हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाते जो कंटेस्ट किया, उनको और बनने वाला मुख्यमंत्री को हराए सो बीजेपी का प्रत्याशी हमारा कामारेड्डी वेंकटरमण रेड्डी है। ग्रामीण स्तर पर भी बीजेपी उभर के आ रही है। मोदी जी का जो आज पूरा दक्षिण में जो विकास की यात्रा जो जारी हुआ है और दक्षिण में भी लोग महसूस करने के हैं और विश्वास जता रहे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और दक्षिण का भी विकास अगर होना चाहिए तो डबल इंजन सरकार बनना, ये लोगों का ये मानसिकता है। जरूर आने वाले हमारे लोकसभा चुनाव में तो तेलंगाना में बड़ी जीत हम हासिल करें। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल कहते हैं कि बीजेपी उत्तर भारत में बहुत शानदार प्रदर्शन करती है, दक्षिण भारत में वो जमीन नहीं है। खासतौर पर कर्नाटक के बाद ये बात कही जा रही है, लेकिन सांसदों की संख्या देखें तो अच्छी खासी है और तेलंगाना में भी ग्रोथ हुई है। तरह से आप देख रहे हैं, चुनौती है क्या दक्षिण भारत में पार्टी को आगे बढ़ाने की? जरूर। देखो, कर्नाटका में आने वाले चुनाव में पूरे के पूरे हम लोकसभा सीट हासिल करेंगे और तेलंगाना में भी, क्योंकि जो जंग जो जारी किए हमारे तेलंगाना के अंदर, ये परिवारवाद राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति, ये तुष्टीकरण, ये सब अब दक्षिण में भी कांग्रेस का और बाकी क्षेत्रीय दल का भी पर्दाफाश हो गया। लोग जाने वोट के खातिर ये गारंटियां कांग्रेस पार्टी देना, क्षेत्र स्तर पर धरातल पर कुछ गारंटी ही नहीं है उनका। इसलिए कर्नाटक में भी तबाह हो गए लोग कांग्रेस के ऊपर। अभी फिर विकल्प बीजेपी की दिख रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी हम जीत हासिल करके रहेंगे। एक बड़ा मुद्दा रहा करप्शन। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में हो, भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ करप्शन के आरोप बीजेपी ने लगाया और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि करप्शन के खिलाफ ये मैंडेट है। वहां पर बीआरएस एक चुनाव हारी, इस तरह से शायद बीआरएस को उम्मीद नहीं होगी कि इतने खराब प्रदर्शन उसका होगा। तो आपको लगता है करप्शन एक बड़ा मुद्दा बनेगा लोकसभा चुनाव में? भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, यही 3 मुद्दे और पूरा दक्षिण में जो पैसे के खेल चुनाव के समय में खेल रहे, जितने भी पैसे खर्च करो, जितने भी आप रेवड़ियां घोषित करो, लोग तो अभी मोदी जी जिस तरह प्रोडक्शन इंसेंटिव जो योजना बना रहे उसी के ऊपर, और 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन मोदी जी का, परिवारवाद रहित अगर सरकार बनना है तो मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए लोग दक्षिण में भी डबल इंजन सरकार होने से डबल इंपैक्ट पड़ेगा और भ्रष्टाचार खत्म करना है तो संभव मोदी जी से, ये लोगों की भावना है। हम जो हैट्रिक हासिल करें तीनों राज्यों में और 24 पे होने वाले मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का विश्व भर में तीसरा हमारा देश होगा, भारत देश, ये आर्थिक रूप से सबसे आगे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समृद्ध समुद्री विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान नौसेना के युद्धपोत पनडुब्बियों विमानों ने अपनी क्षमता और दक्षता का प्रदर्शन किया।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में आयोजित नौसेना दिवस समारोह में शिरकत की। तारकर्ली समुद्र तट पर भारतीय नौसेना ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान नौसेना के युद्धपोत पनडुब्बी विमानों ने अपनी क्षमता और दक्षता का प्रदर्शन किया। सी किंग हेलीकॉप्टर से उतरकर मरीन कमांडो का युद्ध कौशल, MS-60R हेलीकॉप्टर, चेतक, सबका सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन, जिसे देखकर सभी गौरवान्वित हो उठे। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक दुर्ग और तट पर नौसेना दिवस मनाए जाने के लिए बधाई दी। आमतौर पर आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे ये दिल्ली में मनाए जाते रहे और दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनते थे और ज्यादातर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ही ये कार्यक्रम होते थे। मैंने उस परंपरा को बदला है और मेरी कोशिश है कि चाहे आर्मी डे हो, नेवी डे हो या एयरफोर्स डे हो, देश के अलग अलग हिस्सों में हो और उसी योजना के तहत इस बार का नेवी डे इस पवित्र भूमि पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था। भारतीय नौसेना के अदम्य साहस और शौर्य का लोहा साल 1971 में पूरी दुनिया ने माना, जब नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बर्बाद कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट विपरीत परिस्थितियों में दुनिया के साहसिक ऑपरेशन में से एक, जब असंभव लक्ष्य को भारतीय नौसेना ने अपने अदम्य साहस से आसानी से हासिल किया था। नौसेना के युद्धपोतों ने सतह से सतह पर मिसाइल दागकर ऐतिहासिक दिन को याद किया। युद्धपोत विक्रांत सहित 20 युद्धपोतों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ 1000 साल की गुलामी का, हार और निराशा का ही नहीं, बल्कि शौर्य और विजय का भी है, ज्ञान विज्ञान का है और सामुद्रिक ताकत का भी। प्रधानमंत्री ने जल्द ही नौसेना के रैंक और भारतीय परंपरा के अनुरूप जवानों द्वारा पहने जाने वाले अपलेट को बदले जाने की भी घोषणा की। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 140 करोड़ नागरिकों की सामर्थ्य शक्ति की वजह से बड़े लक्ष्य हासिल कर रहा है। सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त भारत में आत्मनिर्भर भारत भी अहम भूमिका निभा रहा है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, UPI सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह, हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। INS विक्रांत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई एक फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी उन्होंने किया। साल 1660 में निर्मित यह किला भारत के समृद्ध सामुद्रिक इतिहास का गौरव भी है। सिंधुदुर्ग से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। चक्रवाती तूफान मिगजॉम के प्रभाव ने तमिलनाडु में तबाही मचा दी है। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं।
इस तूफान के मद्देनज़र दर्जनों ट्रेनें और कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। चेन्नई हवाई अड्डे को कल सुबह 9 बजे तक बंद कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान के मंगलवार को नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की आशंका है। इस बीच एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में 21 टीमों को तैनात कर दिया है। वहीं तटरक्षक बल, सेना, नौसेना के बचाव एवं राहत दल जहाज एवं विमान के साथ तैयार हैं। ये 3 तस्वीरें चक्रवाती तूफान मेघजॉम से प्रभावित चेन्नई की हैं। राज्य के कई जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश हो रही है। इस कारण सड़कों पर पानी भर चुका है, रेल यातायात प्रभावित है, एयरपोर्ट भी डूब चुका है, उड़ानें ठप्प हो गई हैं। चक्रवाती तूफान मेघजॉम ने खतरनाक रूप ले लिया है। मेघजॉम के प्रभाव के कारण चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर में रविवार से ही भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश और तूफान के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए भारतीय सेना की 12 मद्रास यूनिट ने मुगालीवक्कम और मणपक्कम इलाकों में राहत और बचाव अभियान चलाया। चक्रवात के कारण समुद्र तट से लगे करीब 144 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान मेघजॉम के कारण चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, बोर्ड, बैंक और वित्तीय संस्थानों के कार्यालयों में मंगलवार तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस बीच भारत मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान मेघजॉम के धीरे धीरे तेज होने और उत्तर की ओर लगभग समानांतर और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट के करीब बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मेघजॉम का असर 6 तारीख तक रहेगा। ये जो साइक्लोन है उत्तर दिशा में गति करेगा, आंध्र कोस्ट के पैरेलली जाते हुए 5 तारीख फोरनून में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच बापटला के आसपास ये हिट करेगा लैंड को, यानी लैंडफॉल होगा। तब इसका विंड स्पीड होगा 90 to 100 किलोमीटर/आवर, गस्टिंग टू 110 किलोमीटर/आवर। इसके प्रभाव में अभी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में तेज हवा चल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। Yesterday itself it was heavy rain, so that the road will blocked continuously. The heavy water stacked on the road. It is a torrential downpour in all of Chennai and Tamil Nadu, parts of Tamil Nadu. The water is logging. The drainage has been mixed. मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिस पर लगातार नजर रखी जा रही है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचने के बाद चक्रवात के फिर से मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं 5 दिसंबर को ये बड़े चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश के तट पर टकरा सकता है। इसके चलते आंध्र प्रदेश में भी तैयारियां जोरों पर हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एनडीआरएफ की 21 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। टीम चक्रवात की वजह से आने वाली स्थितियों से निपटने का काम करेगी। वहीं ओडिशा के क्षेत्रीय मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान मेघजॉम के मंगलवार शाम तक आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर पहुंचने की संभावना है। साथ ही ओडिशा के कई जिलों में तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। We are expecting after becoming a severe cyclone storm, it is very likely to move northwards, nearly very close to South Andhra Pradesh coast, and likely to cross coast by tomorrow, that is 5th forenoon of 5th December, between Machilipatnam and Nellore, very close to Baptalam. And we are expecting during the crossing time, it will be crossing as a severe cyclonic storm, and wind speed likely to be around 80 to 90, gusting up to 100 kmph. सभी मच्छी मार उनको बहुत वार्निंग करके पास्ट 3 days वी हैव बीन गिविंग वार्निंग। इसके बाद उनको सेफ्टी लोकेशन में लेके आ गया। इसके अलावा वो जहाज, बड़ा बड़ा जहाज वो पोर्ट, चेन्नई पोर्ट के आसपास ऑपरेट कर रहा था एंड दे वर बीइंग हैविंग एक्सपोज्ड टू डेंजर। इनके भी हम वार्निंग करके उधर से निकाला हुआ सेफ्टी लोकेशन के लिए। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स काकीनाडा के पास बहुत आदमियों में काम कर रहा था। नॉन एसेंशियल पर्सनल उनसे हम वैकेट करके सेफ्टी लोकेशन लेके आ गया। चेन्नई में पूरा फ्लडिंग का असिस्ट करने के लिए हमारा डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम 5 टीम तैयार किया हुआ। दे विल बी डिप्लॉयड इन असिस्टेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट। मेघजॉम के प्रभाव की वजह से ओडिशा में पूर्व तट रेलवे के तहत चलने वाली 60 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। As per the advice of South Central and Southern Railway, about 60 trains have been cancelled,
out of which some trains are originating from East Coast Railway and most of the trains are passing through East Coast Railway territory. मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के कारण 6 और 7 दिसंबर को बंगाल के कई जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें मेदिनीपुर, झारग्राम, परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुगली शामिल हैं। तूफान का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में असर ज्यादा होने की वजह से सरकार और प्रशासन ने सभी को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है। साथ ही मछुआरों को 6 तारीख तक समुद्र में ना जाने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद ही हालात सामान्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित नॉलेज इंडिया विजिटर्स प्रोग्राम का आज से आरंभ हो गया है, जहां 39 देशों से आए 75 से अधिक इंडोलॉजिस्ट, संस्कृत के विद्वान, बुद्धिस्ट और अन्य भाषाओं के जानकार एकत्रित हुए हैं और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वाधान में भारतीय प्रशासन इंडोलॉजी और संस्कृत जैसी विधाओं में विदेशों में क्या कुछ समस्याएं व संभावनाएं हैं, इस विषय का आकलन कर रहे हैं। इस बारे में बात की भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे से हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र ने। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी आज हैं हमारे साथ। वो बताएंगे कि कैसे 39 देशों के इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान और भी अन्य भाषाओं के विद्वान किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा की अलख जगा रहे हैं और एक विशेष सेमिनार का यहाँ सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, उसके बारे में हमें विशेष रूप से बताएंगे। ऐसे है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक काम है कि विदेश में भारतीय कला और ज्ञान परंपरा का जो अस्तित्व है उसको और मजबूत करना, उसमें और प्रगति हो इसको सुनिश्चित करना। और उस दृष्टि से हमने ये सोचा कि एक ज्ञान भारती या नॉलेज इंडिया नाम से एक सम्मेलन करेंगे। तो उस दृष्टि से विगत 3-4 महीने से हम तैयारी कर रहे थे। तो विश्व के 39 विभिन्न देशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो आयुर्वेद, योग, बुद्धिस्ट स्टडीज, संस्कृत, इंडोलॉजी, हिंदी या फिर भारतीय नृत्य और संगीत पढ़ाते हैं, ऐसे विभागाध्यक्षों, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स और वरिष्ठ जो भी अध्ययन करता है, प्राध्यापक है, उनको हमने बुलाया है। और पूरे विश्व भर से लगभग 75 लोग आ चुके हैं। देश के अंदर के भी लगभग 25-30 लोग उनके साथ जुड़े हैं। तो एक आदान प्रदान भी होगा, एक बार जानकारी का एक संग्रह भी हो जाएगा। और कई लोगों के सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं डिपार्टमेंट को चलाने में, तो उन दिक्कतों के विषय में चर्चा भी होगी। मिलजुल कर हम कैसे समाधान ढूंढ सकते हैं, इसका भी कुछ आकलन बनेगा। इस दृष्टि से ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन है, पहली बार ऐसा हो रहा है। हम मानते हैं कि इससे काफ़ी कुछ संभावनाएं निश्चित रूप में उजागर होगी। आपने कुछ संभावनाओं की बात की, मैं जानना चाहूँगा कि आजीविका या रोजगार की दृष्टि से भी इस कॉन्फ्रेंस का एक योगदान है, आगे होगा, वो किस तरीके से? क्योंकि ऐसा है कि ज्ञान परंपरा ज्ञान के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही, मगर उसका जीवन के साथ जब संबंध जुड़ता है तब रोजगार की बात आती है। तो हमने कल एक सत्र रखा है जिसमें भारतीय पर्यटन विभाग की सचिव आएगी, फिर हमारे प्रसार भारती के लोग भी बुलाए गए हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट के लोग भी आएंगे, फिक्की और CII जैसे संगठनों के लोग भी आएंगे और वो बताएंगे कि किस पद्धति से ये जो मनुष्य संपदा विदेश में तैयार हो रही है, जो भारत अभिमुख है। कई लोग हिंदी जानते हैं, कई संस्कृत जानते हैं, कई लोगों का भारत का इतिहास बहुत मुखोद्गत है। तो इन सबों की भारत के साथ जो एक निकटता बढ़ी है, उसका उपयोग हमारे उद्योग और हमारे उद्यमी व्यापारी कैसे कर सकते हैं और उनको उनके वहाँ पर रहने का लाभ कैसे मिल सकता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये थे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडोलॉजी और संस्कृत को आधार बनाकर विश्व स्तर पर भारत की एक जो नया जो स्वर है, एक नया अलख जगाने का काम होगा यहाँ पर। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मैं नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अधिवेशन से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल से बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो दिल्ली में होने जा रहा है। उसकी पूरी रूपरेखा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीम के तमाम सदस्य मौजूद हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रीय महामंत्री से। पूरी जो रूपरेखा है इस कार्यक्रम की क्या रहने में? देखिए, दिल्ली के अंदर में आबाबीप के 75वें वर्ष पे अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। यानी इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से एक नगर बसाया जा रहा है जो टेंट सिटी के स्वरूप में पूरा DDA ग्राउंड जो बुराड़ी है वहाँ पे यह राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। वैसे तो राष्ट्रीय अधिवेशन 7 से 10 दिसंबर का तिथि है, लेकिन उसके साथ कई इवेंट साथ में होते हैं। जैसे उसके पूर्व केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होती है जो 5 तारीख को यानी कल उसमें प्रस्ताव इत्यादि सभी विषयों पे चर्चा होगी। उसके साथ 6 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होगी और 7, 8, 9, 10 ये राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है जिसमें देश भर से 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। बड़ी संख्या में उसमें छात्राओं का सहभाग होगा और इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन जो 8 दिसंबर 11:30 बजे दिन में होना सुनिश्चित हुआ, उसमें उद्घाटनकर्ता के नाते देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति होगी और अमित शाह जी आबाबीप के 75वें वर्ष के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर युवाओं को संबोधित करेंगे। नए भारत के निर्माण की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं तो उस दिशा में कुछ मंथन वगैरह इसमें देखने को मिलेगा? भारत का जय शिक्षा में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और इंक्लूजन करते हुए अभी तक जहां विकास के किरण संभावित जितने हमने संभावना व्यक्त की थी नहीं पहुंच पाई, वहां युवा किरण के उम्मीद के रूप में पहुंचे। ऐसे कर्तव्यों के आधार पर चलने वाले युवाओं का संग्रह और संगम इस दिल्ली के राष्ट्रीय इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में हो रहा है। इसलिए अधिवेशन भारत को एक सकारात्मक दिशा देते हुए अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के लिए अगली पंक्ति में खड़ा होने वाले नौजवानों का राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो युवा है उनको जोड़ने का प्रयास ABP करने वाला है अपने इस अधिवेशन में। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। असम के मोरीगांव जिले में भी यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। असम में आज ये यात्रा मोरीगांव जिला पहुंची, बाद में वैन मनकटा बारबरुआ ब्लॉक पहुंची, जहां केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। असम के कोकराझार जिले के मक्ताई गांव में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के कार्यालय प्रभारी इंद्रदीप सिंह दारीवाल ने भाग लिया। इस अवसर पर ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया स्प्रे का भी प्रदर्शन किया गया। मैं मृৎ शिल्प का काम करती हूँ और पहले से मैं आज 25 साल से मृৎ शिल्प का काम में जुड़े हुए हूँ। तो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में जीविका CILF के द्वारा लोन मिला है और बैंक लोन भी मिला है। उससे पहले मैं हमारा घर परिवार और मैं अकेली करती थी, अभी हमारा 13 मेंबर है उसको भी जोड़ लिए हो और नया मशीन लाकर अभी उन लोगों की भी काम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। हमको 2021-22 साल को एक ठो PMG घर मिला था। वो घर पा करके हम अच्छा लगा है, कोयल भी अच्छा लगा है। हम एक ठो खुशागार लेटिन मिला था, वो कायन भी मिला था। हम घर को बहुत खुशी है। हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। केंद्र सरकार देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जमीनी स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।